Hello and welcome to today's class. I am Dr. Niti Rathod, author of chempandit.com. Students, अगर आपको वीडियो कंटेंट एंड वीडियो लेसन्स पसंद आ रहे हैं, then do like and subscribe my channel and also share it with your friends. आज पढ़ेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम. इसके साथ ही हम आज चैप्टर में पढ़ेंगे अबाउट वैलेंसी, अबाउट हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. बहुत सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखकर भी देखेंगे, ठीक है, और हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर एटसेट्रा. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ लेट्स सी हाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और शेल्स. हमने बोहर के मॉडल में पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास डेफिनेट शेल्स में या ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है. अब किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके पीछे एक रूल है, ठीक है. और वो रूल क्या कहता है, यहां देखिए, पहला पॉइंट देखिए. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गवर्न्ड बाय अ फॉर्मूला 2n². इस फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान रख लीजिए, 2n², ठीक है. 2n² जो फॉर्मूला है ये एक मैजिकल फॉर्मूला है. मैजिकल फॉर्मूला सिर्फ इसलिए कह रही हूं कि इस फॉर्मूले से हमें ये पता चल जाएगा कि किसी भी ऑर्बिट या शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं या कितने इसमें मैक्सिमम आ सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ जो n है, दिस इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये ध्यान रखिए. नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है. तो 2n² में जो n है, इट इज नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 2 3, ठीक. तो पहला वाला अगर हम देखेंगे, पहला शेल क्या था हमारा, k शेल था. जहां n इज इक्वल्स टू 1 है, वहां पे उसे हमने k शेल बोला था. ये देखो यहाँ पे पहले इसमें आप देखो, सिंस n इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि n इज इक्वल्स टू 1 है, देयरफॉर जब हम n को 1 से रिप्लेस करेंगे, है ना, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे, तो 2 into 1² इज इक्वल्स टू 2. इसका मतलब ये है कि पहली शेल में, k शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं. कोई भी एटम हो, किसी भी एटम का, आप कार्बन, सल्फर, पोटेशियम, क्लोरीन, कोई भी किसी भी एलिमेंट का एटम है, उसकी पहली शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2. कितने होंगे, 2. फिर हम सेकेंड शेल की बात करते हैं. व्हेन n इज इक्वल्स टू 2, तो हमें मालूम है ये शेल है L. कौन सी शेल है, इस शेल को हम कहते हैं L शेल. यहां पर आप देखिए कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे. व्हेन n इज इक्वल्स टू, ये 2 है, गलती से 1 हो गया है यहाँ पे, दिस इज n इज इक्वल्स टू 2, इसको 2 लीजिए. नीचे देखो, 2n² इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2², ओवरऑल यहाँ पे आया 8, ठीक है, 8. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो सेकेंड शेल में आ सकते हैं वो 8 होंगे हमेशा, हर एटम में. तो पहली शेल में मैक्सिमम आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरी शेल यानी L शेल में आएंगे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. जो थर्ड ऑर्बिट है यानी कि M शेल, M शेल में, M शेल को क्या कहते हैं, n इज इक्वल टू 3 आएगा यहाँ पे, क्योंकि n इज इक्वल टू 3, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे 2 इंटू 3², और आपको आंसर मिलेगा 18, ठीक है. दिस इज द आंसर 18. इसका मतलब ये है कि थर्ड शेल में, M शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 18, ठीक है. हमने कैसे पता लगाया, हमने पता लगाया फॉर्मूला 2n² को यूज करके, ठीक. 2n² में n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है. अगली ऑर्बिट हम एक और देख लेते हैं. नेक्स्ट ऑर्बिट या शेल है n शेल. n शेल में n इज इक्वल टू 4 होता है, जैसा कि हमें यहाँ दिख रहा है, n इज इक्वल टू 4. इसे हम कैलकुलेट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा 32, ठीक. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फोर्थ शेल में यानी n शेल में होंगे वो रहेंगे 32, ठीक है. तो फर्स्ट शेल में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8, थर्ड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 18 एंड फोर्थ शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 32. ये आपको हमेशा याद रखना है. और आप ये जब भी, अगर आप भूल भी जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला आपको याद रखना है और इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं जब चाहें, ठीक है.
आप देखते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमने अभी देखे, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने शेल में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ठीक है, कैसे रहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड? सबसे पहला एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 1 है वो है हाइड्रोजन। ये है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो इस तरह से रहेगा। ठीक है, इसके पास, बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा दुखी है, परेशान है, अब क्या करें, है ना। तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, अकेला इलेक्ट्रॉन है बेचारा। एटॉमिक नंबर 2 जहां पे आप देख रहे हैं वो है हीलियम। एटॉमिक नंबर 2 है हीलियम का। मैंने पहले भी कहा है 20 पहले 20 जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर्स आपको रटने हैं, याद करने हैं। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा है लिथियम। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 और 1। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्योंकि हमें मालूम है कि पहली शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है, तो हमने क्या करा, अंदर वाली शेल में, कौन सी शेल में, के शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे और बाहर की शेल में हमने 1 इलेक्ट्रॉन शो करा। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था कि अंदर वाली शेल में यानी के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसीलिए हमने 2 शेल दिखाकर इसको शो किया। ठीक है, अगला है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, आपको याद रखना है 4 एटॉमिक नंबर है। पहली शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आ रही है बात समझ में? पहली शेल में, के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए हमने पहली शेल बनाई, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए। सेकेंड शेल बनाई, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8, पर इसका एटॉमिक नंबर है 4, तो 2 बचे, तो 2 को हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके बता दिया, इक्वल डिस्टेंस पे दिखा देते हैं। ठीक है, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्यों ऐसा दिखाया है हमने ऑपोजिट? यहां पे हमने हीलियम, ये हीलियम में भी हमने दिखाया है, हीलियम में भी दिखाया है 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट। क्यों भाई? ये सिमिलर चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन्स, तो वो रिपेल करेंगे और एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर रहेंगे, जितना पॉसिबल है उतना दूर रहेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। फिर वही बात, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बाकी के जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम सेकंड शेल में अरेंज करेंगे। ठीक है, कैसे अरेंज करें हमने? 3 जगह पे हम दिखा रहे हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पे हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स शो कर दिए। ठीक है, अंदर वाली शेल में 2 है, हमने मैक्सिमम डिस्टेंस पे 2 शो कर दिए हैं। ठीक है, हमने इसे पास पास नहीं रखा है, ये इलेक्ट्रॉन यहां, दूसरा उसके बगल में, नहीं। ठीक, मैक्सिमम डिस्टेंस पे हम प्लेस करेंगे। इसके बाद है आपका कार्बन, सबसे इंपॉर्टेंट एटम जिसके बारे में सबसे ज्यादा हम पढ़ते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। ठीक, तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जो कि मैक्सिमम हो सकते हैं, और सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये होगा 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके बाद है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इसीलिए पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम डिस्टेंस पे हमने डिस्ट्रीब्यूट करके बना दिए। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है कितना है? 8। ठीक, तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके बाद है फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9। ठीक है, 9 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाली शेल में, बचे 7 इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाली शेल में। ठीक है, अगला एलिमेंट है नियॉन। क्या है? नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर है हाउ मच? 10। 10 है, इसीलिए इसमें अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाहर 8 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगला है सोडियम। बिल्कुल इसी तरह हम अगला करेंगे सोडियम। सोडियम का नंबर है 11। अब हम 11 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 11 को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अंदर वाले में 2 डालेंगे, सेकेंड वाली शेल का मैक्सिमम नंबर है 8, वहां पे 8 रखेंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 1। तो तीसरी शेल में, थर्ड शेल हम बनाएंगे KLM, और थर्ड शेल में हम 1 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर देंगे, कहीं पर भी रख दो आप, नो प्रॉब्लम। ठीक, आ रही है बात समझ में? हम शेल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे रख रहे हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं?
ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी ऑफ दैट ऑर्बिट, है ना। हमने उस शेल की कैपेसिटी देख ली है, हमें पता है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी क्या, 282, ठीक है। तो अंदर वाली के शेल में 2, बाहर उसके बाहर वाली के के बाद एल शेल में 8 और उसके बाद फिर उसके बाहर की एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो मैक्सिमम डिस्टेंस पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं, ठीक है। मैं फिर बता रही हूँ, इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट रखा हम शो करते हैं, क्योंकि वो लाइक चार्ज पार्टिकल्स हैं तो एक दूसरे से रिपेल करेंगे, तो जितनी हो सके उतनी दूर रहेंगे पर उसी ऑर्बिट में रहेंगे, ऑर्बिट से बाहर कहीं नहीं जाएंगे, बाहर कोई जगह नहीं है जाने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 2, 8, उसका कितने 3, तो वैसे इन्होंने करा है 2, 8 और 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसके बाद है सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, तो फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2, 8, 4। फॉस्फोरस का है 15, तो इसको कर दिया 2, 8, 5, ठीक है। सल्फर का 2, 8, 6। इसके बाद क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो 2, 8, 7, तो इसकी बाहर वाली शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसके बाद है आर्गॉन, आर्गॉन का एटॉमिक नंबर है 18, इसीलिए 288 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। ये तीनों जो हमने एक के ऊपर एक रखे हैं ना, हीलियम, नियॉन एंड आर्गॉन, ये सबसे खुश लोग हैं, सबसे खुश एलिमेंट्स हैं, बड़े सेटिस्फाइड हैं। क्यों है सेटिस्फाइड? इसलिए सेटिस्फाइड है कि आप देखिए इनकी जो भी आउटर मोस्ट शेल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि इनकी जो शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, इनको इलेक्ट्रॉन्स की ना जरूरत है ना इलेक्ट्रॉन इनके पास एक्स्ट्रा है, इनके पास बिल्कुल अपनी ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पे 2 टर्म्स होती हैं, एक होती है ड्यूप्लेट और एक होती है ऑक्टेट। ड्यूप्लेट यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिस शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी है 2, अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम कहते हैं कि इसका ड्यूप्लेट जो है वो कंप्लीट है। क्या कंप्लीट है? ड्यूप्लेट इसका कंप्लीट है। और जहां पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, उसे हम कहते हैं कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ध्यान से देखिए, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। नियॉन और आर्गॉन की आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं, और नहीं भी अगर हैं तो भी अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट माना जाता है, यानी ये एकदम स्टेबल है। इसका मतलब ये है, क्या है? एकदम स्टेबल है। तो नियॉन और आर्गॉन क्या हैं? ये नोबल गैसेस हैं। क्योंकि ये स्टेबल हैं, इनकी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ये किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए ये बात, ना हीलियम, ना नियॉन, ना आर्गॉन, इन तीनों की ही आउटर मोस्ट शेल पूरी तरह से कंप्लीट है। इन्हें ना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ना इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो ये किसी को दे दे। इनकी ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट है, तो ये बिल्कुल सेटिस्फाइड है और ये बिल्कुल स्टेबल है और किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए इनको नोबल गैसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? नियॉन और आर्गॉन को कहते हैं नोबल गैसेस, ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विथ एनी ऑफ द एलिमेंट्स, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। क्लियर? हमने पहले भी पढ़ा है अबाउट वैलेंसी, है ना। वैलेंसी हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, एक बार फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या होते हैं? इनको हम डिफाइन कर सकते हैं एज द इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और यही होते हैं एटम की वैलेंसी। तो हमेशा याद रखिए, किसी भी एटम के सबसे आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
वो इलेक्ट्रॉन्स जो वो डोनेट कर सकता है ना, या जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व रहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है, उसे हम कहते हैं, उसे कहा जाता है वैलेंसी। और इसीलिए इसको ऐसा भी कहते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वो देकर या लेकर कंबाइन कर सकता है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, ठीक है, तो उसको कहेंगे उसकी वैलेंसी। ये तो हम जानते ही हैं कि हर एटम की टेंडेंसी क्या होती है। केमिस्ट्री यहीं से शुरू होती है और यहीं पे खत्म होती है, या आप मान के चलिए। हर एलिमेंट की टेंडेंसी, हर एटम की बात करते हैं, हर एटम की टेंडेंसी होती है, हर एटम को स्टेबल बनना होता है, उसको स्टेबिलिटी चाहिए, है ना, स्टेबिलिटी गेन करके बढ़िया हुआ आराम से बैठना चाहता है, नो टेंशन, किसी से रिएक्ट करने का कोई टेंशन नहीं। तो किसी भी एटम को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना चाहिए। हर एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जिसे कहते हैं ऑक्टेट कंप्लीट होना। इसी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एटम जो है वो दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करता है। या तो वो इलेक्ट्रॉन देता है, या तो वो गेन करता है, या तो वो लूज करता है, या वो गेन करता है, या फिर वो शेयर करता है दूसरे किसी एटम के साथ। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करता है या लूज करता है या शेयर करता है, इसी से हमें मिलती है उस एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी कि वैलेंसी। तो कोई भी एटम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, गेन करेगा या शेयर करेगा, वो उस एटम की वैलेंसी होगी। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, सोडियम, लिथियम, इन तीनों के ही आप देखिए आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो भाई ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, अब ये बताओ कि 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना आसान है या एक इलेक्ट्रॉन दे देना? भाई इलेक्ट्रॉन एक है, उसको देना ज्यादा इजी है। ये जो एटम्स हैं ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे, किसी दूसरे को दे देंगे, और देने की वजह से इनकी वैलेंसी हो जाएगी 1। आई बात समझ में? क्योंकि ये तीनों एटम्स हाइड्रोजन, सोडियम एंड लिथियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी कहलाएगी 1। आई बात समझ में? अब यहां पे एक और कॉन्सेप्ट आता है और वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है। हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी है ना, पहले भी मैंने कहा है कि आप लोगों को सभी एटॉमिक नंबर्स 20 तक के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर्स बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? हमेशा ध्यान रखिए, एटॉमिक नंबर का मतलब है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वही उसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके पास 1 प्रोटॉन है, 2 है तो 2 प्रोटॉन है, 3 है तो 3 प्रोटॉन है, 4 है तो 4 प्रोटॉन है। यह हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। ठीक है, तो बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन से हमें एटॉमिक नंबर पता चल जाता है। याद रखना है कि एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हाइड्रोजन का Z1 है, यानी इसके पास एक ही प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, इसलिए हम कहते हैं इसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। फिर नाइट्रोजन का आप देखिए एग्जाम्पल, नाइट्रोजन का कैपिटल Z इज 7, कैपिटल Z यानी एटॉमिक नंबर इज 7। ठीक है, और एटॉमिक नंबर 7 है, इसका मतलब ये है कि इसके पास 7 प्रोटॉन्स हैं इसकी न्यूक्लियस में।
ठीक है, बिल्कुल यही बात जो है वो अप्लाई होगी सभी एलिमेंट्स के ऊपर। क्लियर? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, यानी इसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं। इसके एटम की न्यूक्लियस में टोटल 6 प्रोटॉन्स हैं, एंड सो ऑन। लेट्स सी व्हाट इज मास नंबर। एटॉमिक नंबर तो हम जान गए हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू द एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर क्या है? मास नंबर को डिफाइन करते हैं, आप देखिए, एज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में हम जानते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का सम जो है वो कहलाता है मास नंबर, और इसे डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। ठीक है, तो मास नंबर क्या हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू मास नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल ए। ठीक है, अब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन साथ में न्यूक्लियस में रहते हैं, हम जानते हैं, तो ध्यान रखिए इन दोनों को साथ में न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां पे लिखा हुआ है न्यूक्लियॉन्स। इन्हें साथ में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन टुगेदर आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। और एक एटम का मास जो है वो बेसिकली न्यूक्लियस का मास होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जो न्यूक्लियस है वो क्या है? एटम का सेंट्रल पार्ट है, और इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों हैं। तो एक एटम का मास जो है, इस डेफिनेशन के हिसाब से एटम का मास बेसिकली न्यूक्लियस का मास है। ठीक है, न्यूक्लियस का मास। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कार्बन का जो मास है इट इज 12U, 12 यूनिफाइड मास। मतलब इसमें 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो 6 न्यूट्रॉन्स प्लस 6 प्रोटॉन्स यानी 6U प्लस 6U इज इक्वल्स टू 12U। ठीक है, किसी भी एटम का जब हम नोटेशन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? उसका एटम एटॉमिक नंबर, मास नंबर हम कहां लिखते हैं और कैसे शो करते हैं, ये मैंने यहां पे दिया हुआ है। एक एलिमेंट का हम सिंबल लिखते हैं, ठीक है, सिंबल लिखते हैं, और उसके लेफ्ट साइड में ऊपर लिखते हैं मास नंबर, और नीचे मेंशन करते हैं, लेफ्ट में ही सिंबल के नीचे हम मेंशन करते हैं एटॉमिक नंबर। हमेशा ध्यान रखिए यही सिस्टम है लिखने का। और इसका एग्जाम्पल ये देखिए, ये दिया हुआ है मैंने कार्बन, दिख रहा है नीचे? कार्बन के नीचे लिखा है मैंने 6, कार्बन के नीचे लिखा हुआ है 6, और यहां साइड में ऊपर लिखा है 12। तो 6 है इसका एटॉमिक नंबर और 12 है इसका मास नंबर। आ रही है बात समझ में? एलिमेंट का सिंबल, सिंबल के लेफ्ट साइड में नीचे एटॉमिक नंबर और ऊपर उसका मास नंबर, इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, ऐसे और बहुत सारे एलिमेंट्स को लिख लिख कर आप देखिए कि कैसे मास नंबर और एटॉमिक नंबर को सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? आइसोटोप्स क्या है? सेम एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका सेम एटॉमिक नंबर है लेकिन डिफरेंट मास नंबर है। आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक ही एलिमेंट है ना, मैं रिपीट कर रही हूं, एक ही एलिमेंट के एटम्स, ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है लेकिन इनके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट है, और इसीलिए उनका मास नंबर चेंज हो जाता है। बहुत ही फेमस एग्जांपल है यहाँ पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ठीक है, क्यों इसका नाम है ऐसा? प्रोटियम H, आप देखो सिंबल H, नीचे 1 ऊपर 1, यानी एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1 है, तो ये है प्रोटियम। जो हमारा नॉर्मल वाला हाइड्रोजन है ना, इट इज प्रोटियम। ड्यूटेरियम को D से लिखते हैं, ध्यान रखिए, है ना, या फिर हम लिख सकते हैं, अगर हाइड्रोजन में 1 एटॉमिक नंबर है और मास नंबर है 2, ठीक है, अगर ऐसा हाइड्रोजन आप देखते हैं तो फिर वो क्या है?
वो हाइड्रोजन का आइसोटोप है जिसका नाम है ड्यूटेरियम। ठीक है, जो तीसरा इसका आइसोटोप है वो है ट्रीटियम, ट्रीशियम भी कहते हैं इसको, है ट्रीशियम या प्रोशियम। ट्रीशियम में आप देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मास नंबर 3 है। ठीक है, तो इसको टी से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। अगर टी से नहीं डिनोट कर रहे हैं, अगर आप ऐसा हाइड्रोजन देख रहे हैं 1 और 3, तो समझ जाइए कि ये ट्रीशियम है, हाइड्रोजन का तीसरा वाला आइसोटोप। तो हाइड्रोजन के टोटल 3 आइसोटोप्स, 3 तरह की एटॉमिक स्पीशीज होती हैं। ठीक है, तीनों ही केस में एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर है 1, 2, 3। और क्योंकि हम जानते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू द मास नंबर, इसका मतलब यह है कि इनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बराबर है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनके पास अलग अलग हैं। ठीक है, जो आपका ड्यूटेरियम है इसके पास कितने हैं न्यूट्रॉन्स? इसके पास 1 न्यूट्रॉन है, और जो ट्रीशियम है इसके पास 2 न्यूट्रॉन्स हैं, तभी तो 2 और 1 मिला के 3 हो गया टोटल। ठीक है, कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि कार्बन। देखिए कार्बन जो हमारा नॉर्मल कार्बन है वो है 612, इसे हम कार्बन 12 कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन 12। ये हमारा कॉमन कार्बन है जो कि बहुत ही अबंडेंटली अवेलेबल है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है 6 और इसका मास नंबर है 12। तो अगर आप माइनस कर दें तो इसके अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। क्लियर? जो इसका दूसरा आइसोटोप है इसे कार्बन 14 कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन 14। और मजेदार बात यह है कि ये कार्बन जो है ये रेडियो एक्टिव कार्बन है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ठीक है, और इसके बहुत सारे यूजेस हैं। ये कार्बन इजीली नहीं मिलता है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। ठीक है, इट इज अ रेडियो एक्टिव स्पीशीज। तो इसका एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 14 है, यानी इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 14 में से आप माइनस कर दो नंबर ऑफ, हमेशा याद रखो मास नंबर से अगर आपने ये एटॉमिक नंबर माइनस कर दिया तो आपको मिल जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये आपको बहुत काम आएगा कैलकुलेशन में। जब ऐसे लिखते हैं ना तो बड़ा इजी होता है इसको समझना कि मास नंबर है, मास नंबर से हमने एटॉमिक नंबर माइनस कर दिया। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने निकाल दिए तो बचा क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसमें 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं और वो है क्लोरीन। नॉर्मल क्लोरीन होता है 1735 वाला। 17 क्या है? एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। 35 क्या है? मास नंबर यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स हमने पढ़ा क्या होते हैं? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो 35 में से 17 माइनस कर दो, कितना बचेगा? कितना बचेगा बताओ? 18 बचेगा। तो इसमें 18 न्यूट्रॉन्स हैं। उसी तरह से ये दूसरा वाला जो है इसका भी हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं, आप निकालिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आइसोटोप्स के एप्लीकेशन की। आइसोटोप्स अलग अलग जगह इनकी एप्लीकेशन होती है, जैसे कि सम आइसोटोप्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज जो उन्हें बहुत सारी फील्ड में यूज करने के लायक बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम का आइसोटोप यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, हम जानते हैं कि नहीं? आपने सुना होगा यूरेनियम के आइसोटोप्स न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्यूल की तरह यूज किए जाते हैं। यूरेनियम से ही न्यूक्लियर फिजन कराते हैं और ये जो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है ना न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, दिस इज बिकॉज ऑफ यूरेनियम। ठीक है, इसके अलावा कोबाल्ट का एक आइसोटोप कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है। ठीक है, तो कितनी बढ़िया एप्लीकेशन है। कैंसर ट्रीटमेंट में कोबाल्ट का एक आइसोटोप का यूज होता है। आयोडीन का एक आइसोटोप है जो गोइटर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। गोइटर क्या है आप जानते होंगे? आयोडीन की कमी से यहाँ नेक में एक स्वेलिंग आ जाती है, एक अलग से आउटग्रोथ निकल आता है, उसे गोइटर कहते हैं इस डिजीज को। तो आयोडीन का एक आइसोटोप इस बीमारी के इलाज में यूज किया जाता है। क्लियर? तो अब बात करेंगे आइसोबार्स की। व्हाट आर आइसोबार्स?
आइसोबार्स होते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, दूसरे अलग अलग एलिमेंट के एटम्स जिनके पास डिफरेंट एटॉमिक नंबर है लेकिन सेम मास नंबर है, इन्हें बोलेंगे आइसोबार्स। ठीक है, क्या कहा मैंने? सेम क्या है? एटॉमिक नंबर इनका अलग है और मास नंबर सेम है, तो इनको बोलेंगे आइसोबार्स। और मेन चीज ये है कि ये अलग अलग एलिमेंट के एटम्स होते हैं। हमने क्या पढ़ा अभी? हमने आइसोटोप में पढ़ा कि एक ही एलिमेंट के एटम है, यहां पर अलग अलग एलिमेंट के एटम है विथ सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है आर्गॉन एंड कैल्शियम। आर्गॉन का एटॉमिक नंबर इज 18, कैल्शियम का 20 है, डिफरेंट है, लेकिन दोनों का मास नंबर 40 है। क्या है? दोनों का मास नंबर 40 है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? आर्गॉन एंड कैल्शियम, ये दीज बोथ आर आइसोबार्स। ठीक, तो हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, है ना? तो इस टेबल में फर्स्ट 20 है ना, 80 लिए है, वैसे मैंने फर्स्ट 18 एलिमेंट्स लिए हुए हैं। ये टेबल आपकी एनसीईआरटी बुक में है। ठीक है, तो इस टेबल को बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, सारे एलिमेंट एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज्ड हैं। ठीक, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2 हीलियम, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 7, 8, इस तरह से। ठीक है, तो नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फॉस्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17 एंड आर्गॉन का 18। ठीक है, इसके बाद सेकंड कॉलम में सिंबल्स दिए हुए हैं। सिंबल भी आपको पहले बताया गया है, सिंबल कैसे लिखते हैं। सिंबल में हमेशा जो पहला वाला अल्फाबेट होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, प्लीज इसको बहुत अच्छे से याद रखिए। और जो सेकेंड अल्फाबेट होता है वो हमेशा स्मॉल होता है। ठीक है, अगर दो अल्फाबेट हैं तो पहला कैपिटल दूसरा वाला स्मॉल हमेशा। ये आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ऐसे लिखा तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन यही अगर आप ऐसे लिख देते हैं कैपिटल सी और छोटा ओ, तो ये है कोबाल्ट का सिंबल। क्या है? दिस इज कोबाल्ट, और ये एक कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसलिए बहुत जरूरी है सिंबल कैसे लिखते हैं इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो ये है एटॉमिक नंबर्स। थोड़ा सा मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को दिखा देती हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो इसको हम लिखते हैं 1। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? हीलियम, इसको लिखते हैं 2, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तीसरा आपका क्या है? लिथियम, लिथियम को कैसे लिखेंगे? 2 1। क्यों लिखेंगे ऐसे? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि जो पहली वाली शेल है के शेल में क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ही आ सकते हैं, तो तीसरा वाला सेकंड शेल में जाएगा। ठीक है, लिथियम के बाद जो आपका एटॉमिक नंबर है 4, किसका है? बेरिलियम का है। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो यहां डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 2 2। यही हमने वो ऑर्बिटल वाले डायग्राम में देखा था अभी, याद है आपको? फिर है बोरॉन, इसका है 5, तो यहां पे आएगा 2 और 5 है ना, 2 और 3। तो आप देख रहे हैं पहली वाली शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे, जो हमने इस फॉर्मूला से निकाला था, 2n² फॉर्मूला से हमने क्या निकाला था? इससे हमने निकाला था कि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एल में मैक्सिमम 8 होंगे, एम में 18 होंगे, है ना, के एल एम, एन में 32 होंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमेशा जब हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो पहली शेल में हमेशा 2 रखेंगे, सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 रखेंगे, थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 रखेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बता देते हैं आपको। कौन सा बताएं? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो लिखेंगे 2 8 2। ठीक है, इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 आ सकते हैं इसके अंदर, ये वाली शेल है ये एल।
इसीलिए जो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थर्ड शेल में चले जाएंगे। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब हम कैसे पता लगाएंगे कि इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कैसे हैं, बताइए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एटॉमिक नंबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। ये हमने पढ़ा है, हमेशा याद रखिए। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऑलवेज। इसीलिए इस टेबल में आप देखिए, एटॉमिक नंबर 1 तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, एटॉमिक नंबर 2 तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2, एटॉमिक नंबर 3 तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3, एटॉमिक नंबर 4 तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 4। और हम ये भी जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। तो जाहिर बात है कि प्रोटॉन्स अगर 1 है तो इलेक्ट्रॉन 1 होगा, है ना। प्रोटॉन 2 है तो इलेक्ट्रॉन 2 होगा, प्रोटॉन 3 है तो इलेक्ट्रॉन 3 होगा, प्रोटॉन 4 तो इलेक्ट्रॉन 4। तो यानी एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और वही होता है इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बीच में हमने दिए हुए हैं ये अलग होते हैं हमेशा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, ये हमें याद रखना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैसे पता लगाएंगे? हम पता लगाएंगे इस फॉर्मूला से, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ध्यान रखिए, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Z से। किससे करते हैं? Z से। मास नंबर को डिनोट करते हैं A से, तो A इज इक्वल्स टू Z प्लस N। अब आपको N निकालना है तो आपको क्या करना है? मास नंबर से माइनस करना है एटॉमिक नंबर। क्या माइनस करना है? एटॉमिक नंबर। तो ये आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसीलिए आपको एटॉमिक नंबर तो लर्न करना है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको लर्न करने की बजाय आपको मास नंबर आप लर्न कर लो, वो बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप मास नंबर लर्न कर लेंगे तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं, A माइनस Z, है ना। A माइनस Z यानी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक बार फिर बता रही हूं, मास नंबर क्या है? मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो सभी एलिमेंट के मास नंबर को याद कर लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए, तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। आई बात समझ में? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इस तरह से पहले 18 एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सभी कुछ ये आपको मालूम होना चाहिए। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस टेबल इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। So that's all in today's class. I hope you must have enjoyed the class. हमने पढ़ा अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हमने वैलेंसी देखी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं हमने ये भी समझा, बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर हमने सभी टॉपिक्स को डिस्कस किया। Still students, if you have any doubt, any query, do post your doubt and queries in the comment box and I will get back to you. Also, if you like the video lessons, do like and subscribe the channel, and yes, don't forget to share it with your friends. Thank you. Bye-bye. Also, if you like the video lessons of my channel, do like and subscribe the channel, and yes, don't forget to share it with your friends. Thank you. Bye-bye.